गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पुष्पी पादपों की आकारिकी। 5वां अध्याय, सेकंड यूनिट। 4 अध्याय अपन ने पूरे कर लिए, या यूं कहें फर्स्ट इकाई जो अपन ने पढ़ ली। अब देखिए पुष्पी पादपों, पुष्पी का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म, यानी वे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। पादपों को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था। एक वे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता, क्रिप्टोगेमस या अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। वे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, फेनेरोगेमस या पुष्पीय पादप कहलाते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेमस अपुष्पीय पादपों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक जिनमें जड़, तना, पत्ती का निर्माण नहीं होता। थैलस उनके शरीर को कहते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। और जिसमें जड़, तना, पत्ती का निर्माण होता है, थैलस नहीं कहते हैं। उच्च अपुष्पीय पादप कौन कौन से? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद में अपन बात करते हैं पुष्पीय पादपों की। पुष्पीय पादपों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब जिनमें बीज किसी आवरण के द्वारा ढका हुआ नहीं होता, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहलाता है। आवृत बीजी जिसके अंदर बीज के चारों ओर किसी आवरण का निर्माण होता है। और किसका होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बीज किसके द्वारा ढके हुए रहते हैं? फलों के द्वारा। तो ये तो हो गई पुष्पी पादप। आकारिकी तो मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान के अंतर्गत मोर्फोलॉजी या आकारिकी। अगर शब्द यह है हम जंतुओं के पहले लगा दें तो ये जंतु आकारिकी हो जाएगी, और पादपों के पहले लगा दें तो पादप आकारिकी। आकारिकी वास्तव में है क्या? तो किसी भी जीव के बाह्य लक्षणों का अध्ययन, उसके रूप, रंग, आकार आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी। यहां हम किसका अध्ययन करेंगे? पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसके अंतर्गत अपन जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज को और कुछ प्रारूपिक पुष्पी पादपों की अर्ध तकनीक का विवरण और कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत अपन करने वाले हैं। तो अर्ध वानस्पतिक भाषा के अंतर्गत जो अपन वर्णन पढ़ेंगे, तो ये जो 4-5 टॉपिक है, कौन कौन से? पहला है मूल है, दूसरा है तना है, तीसरा है पुष्पक्रम है, चौथा है पुष्प है, 5वां है फल है, और छठा बीज। इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद में अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन करते वक्त हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जड़, जड़ कौन सी पाई जाती है, तना, तना कौन सा पाया जाता है, पत्ती, पत्ती कौन सी पाई जाती है, सरल है या संयुक्त है। ठीक है, पुष्पक्रम किस प्रकार का है, असीमाक्षीय है, सहसीमाक्षीय है, विशेष है। वहां हम अर्ध वानस्पतिक भाषा में केवल नाम लिखेंगे। इनका वर्णन जो है वो आप यहां समझिए। तो सबसे पहले हम आज प्रारंभ करते हैं किससे? मूल से। मूल या इसको अपन कह सकते हैं जड़। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं या क्या होता है पादपों के अंदर? किसी भी नए पादप का निर्माण आप लोग जानते हो किसके द्वारा होगा? पुष्पी पादपों की अगर अपन बात करें तो बीज के द्वारा। बीज अंकुरित होगा और अंकुरित होकर सबसे पहले जिस संरचना का निर्माण करेगा वो कौन सी होती है? तो अगर हम लाइव क्लास में होते, आप लोग सामने बैठे होते, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता। तो यही प्रश्न 1 सेकंड के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बीज को जब हम अंकुरित करवाते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन सी संरचना बनती है? सोच के देखिए। ऑप्शन देता हूं आपको, जड़ बनती है, तना बनता है कि पत्ती बनती है? ठीक है, दिमाग में आया? नहीं आया? जो भी है देखिए, अब आप मिलान कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि जब हम बीज को अंकुरित करवाते हैं तो उससे सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पर्ण का निर्माण होता है, और उसी पर्ण को हम क्या कहते हैं? बीज पत्र। अंकुरित करवाने पर बीज से निकलने वाली प्रथम पर्ण को बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 भाग का निर्माण होता है। एक होता है मूलांकुर और एक होता है परांकुर। ठीक है, अभी अपन बाद में बात करेंगे। पहले मूल किसे कहते हैं? तो देखिए तना आप लोग जानते हैं, मूल पादप का भूमिगत भाग है जो जमीन की तरफ वृद्धि करता है। यानी जमीन के द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो
पादप का वह भाग जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और वो कहां जा रहा है, ऊपर प्रकाश है, प्रकाश से दूर जा रहा है, तो हम क्या कह देंगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है, मूल कहलाता है या जड़ कहलाता है। क्या कहेंगे, पादप का वह भाग जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती व ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है, मूल या जड़ कहलाता है। और तने और जड़ की अगर बात करें तो तना उल्टा हो जाएगा कि पादप का वह भाग जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है, तना कहलाता है। और जड़ व तने में एक मुख्य अंतर यह भी होता है कि तने के ऊपर पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है, जबकि मूल में पर्व और पर्व संध्या नहीं पाई जाती। अब अपन बात करते हैं मूल के प्रकार की। तो मूल दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक है मूसला मूल और दूसरी है अपस्थानिक या झकड़ा मूल। झकड़ा मूल कहते हैं या आप कह सकते हैं अपस्थानिक मूल, एडवेंटियस रूट। सबसे पहले मूसला मूल, पादप के मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल को मूसला मूल कहते हैं। पादप के मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल को मूसला मूल कहते हैं। और दूसरा, मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भी संरचना से विकसित होने वाली मूल को क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। अगर अंतर की बात करें तो मूसला मूल जो है वो हमेशा भूमिगत होती है, अपस्थानिक मूल जो है वो वायवीय भी हो सकती है। अब देखिए यहां क्या होगा, ये मूल निकली, इस मूल को हम क्या कहेंगे, ये मूल मूसला मूल के अंतर्गत क्या कहलाती है, प्राथमिक मूल। और इस प्राथमिक मूल से जब कोई शाखा निकलेगी, जैसे मान लीजिए ये शाखा निकलती है, ये शाखा निकलती है, तो प्राथमिक मूल से निकलने वाली शाखा क्या कहलाएगी, द्वितीयक मूल कहलाएगी। और द्वितीयक मूल से अगर कोई शाखा निकल रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, तृतीयक मूल कहेंगे। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों या सभी को मिलाकर क्या कह देंगे, मूसला मूल तंत्र। इसी प्रकार अपस्थानिक मूल की अगर बात करें तो यहाँ प्राथमिक मूल जो है वो अल्पजीवी होती है और इसी स्थान से विभिन्न प्रकार की मूलें एक साथ निकलती है, तो इसको क्या कहेंगे, जकड़ा मूल या रेशेमय मूल, जो कि मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी संरचना से इसका निर्माण होता है। तो अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर क्या हो गया, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल पाई जाती है, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल नहीं पाई जाती। ये हमेशा भूमिगत होती है, ये वायवीय भी हो सकती है। इसमें रेशेमय भाग का निर्माण होता है, इसमें रेशेमय भाग का निर्माण नहीं होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो मूल है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है और ये मूल जो है वो एक बीजपत्री पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। अब अगर अपन मूल के वृद्धि क्षेत्रों को देखें या मूल की आंतरिक संरचना को देखें तो, या यूं कह सकते हैं कि मूल के क्षेत्र को देखें तो मूल के क्षेत्र क्या है, आप लोग देख लीजिए। मूल के क्षेत्र अपना टॉपिक हो गया अगला, यूं कह सकते हैं मूल के क्षेत्र, ये है मूल, ठीक है। और ये मूल के ऊपर जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है इसे कहते हैं मूल गोप, ठीक है। अब मूल गोप भी क्या होता है, कुछ पादपों में यह एक स्तरीय होता है और कुछ पादपों में यह बहुस्तरीय होता है। और जलीय पादपों की अगर अपन बात करें तो जलीय पादपों में यह मोटी मांसल संरचना न होकर क्या होती है, एक पतली, जैसे अपने शर्ट के ऊपर जेब होता है उस प्रकार पॉकेट के समान संरचना होती है। तो जलीय पादपों के अंतर्गत पाए जाने वाले मूल गोप को हम रूट पॉकेट कहते हैं। उसके पश्चात कुछ मिलीमीटर का क्षेत्र जिसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि मूल गोप और ये दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, ये कहलाता है विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र याद रखना है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो पतली सघन जीव द्रव्य युक्त, पतली भित्ति युक्त और सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, लगातार विभाजन करती रहती है। यानी इस क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करेगी, लगातार विभाजन करती रहती है और नई कोशिकाओं का निर्माण
करती रहती है। इस विभज्योतकी क्षेत्र को भी अपन 3 भागों में विभक्त करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। विभज्योतक क्षेत्र के बाद में ये कोशिकाएं क्या करती है, लंबाई में बढ़ोतरी कर लेती है। यह क्षेत्र जो है कुछ मिलीमीटर, 1 से 5 मिलीमीटर तक का क्षेत्र हो सकता है। इस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे कि ये क्या कर लिया, इसने लंबाई में बढ़ोतरी कर ली, तो ये क्षेत्र कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र, सेल इलोंगेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। अर्थात इस क्षेत्र की कोशिकाएं अभी इसमें सॉरी विभज्योतकी क्षेत्र से थोड़ा सा कम जीवद्रव्य है, लेकिन जीवद्रव्य है। और इस क्षेत्र की कोशिकाओं ने क्या कर लिया, लंबाई में बढ़ोतरी कर ली है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र के पश्चात ये कोशिकाएं क्या करती है, अपना स्थायी आकार प्राप्त करने लगती है, या कोशिकाएं जो है वो क्या होने लगती है, परिपक्व होने लगती है। इसलिए इसको परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। ये परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत जीवद्रव्य की मात्रा क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, और पतले धागे की समान यहाँ कुछ संरचनाएं निकलती है। आप लोगों को पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। और इस क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्थायी क्षेत्र या परमानेंट, जिसमें विभाजन की क्षमता जो है लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रों में अपन मूल को विभेदित कर सकते हैं। ये मूल के क्षेत्र है। मूल गोप एक सुरक्षात्मक आवरण है जो ठोस सतह के अंतर्गत मूल को आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसी का भाग कट फट जाता है, टूट जाता है, मूल गोप कहलाता है। मोटा सुरक्षात्मक आवरण, इसके पीछे का विभज्योतकी क्षेत्र, जिसकी कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करती है। उसके पीछे का क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र, जिसकी कोशिकाएं आकार में कुछ बड़ी हो जाती है। और फिर जैसे ही स्थायी आकार प्राप्त करने लगती है कोशिकाएं, उस क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। और जैसे ही विभाजन की क्षमता खो देती है कोशिकाएं, उस क्षेत्र को स्थायी क्षेत्र कहते हैं। परिपक्वन क्षेत्र में ही मूल रोम का निर्माण होता है, और यही मूल रोम क्या करते हैं, वास्तव में जो मूल का कार्य है, मूल के कार्य क्या है आप लोगों को पता है। सबसे पहला, पादप को भूमि में स्थिर रखने का कार्य किसका है, मूल का है। और उसके अलावा जो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण है वो मूल का कार्य है। और मूल में भी किसका कार्य है, मूल रोम का कार्य है। और 2 शब्द और होते हैं जिसको अपन कहते हैं, एक माइकोराइजा, जब कवक जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं तो उस मूल को कहते हैं माइकोराइजा, या हिंदी में अपन कह देते हैं कवक मूल। तो ये अपने को याद रखना है, कवक मूल किसे कहते हैं, उच्च पादपों की जड़ें और कवक जब सहजीवी संबंध बनाकर साथ में रहते हैं तो उसे कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। तो यहाँ पर माइकोराइजा या कवक मूल के अंतर्गत क्या होगा कि ये जो मूल रोम है, ये मूल रोम नहीं पाए जाते। मूल रोम का स्थान कौन ले लेता है, कवक ले लेता है। इसके अलावा पादप को भूमि में स्थिर रखना, दूसरा खनिज लवणों का अवशोषण करना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है जड़ों का, वो विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोनों का संश्लेषण करना, ये भी क्या है, मूलों का कार्य है। उसके बाद में आते हैं मूल के रूपांतरण। तो मूल जो है वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए, विभिन्न यांत्रिक कार्यों को करने के लिए, और दूसरा खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के लिए विभिन्न भागों में रूपांतरित हो सकती है, जिसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आपको जड़ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मूल के रूपांतरण और तने के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।